नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन से 9 लोगों की मौत, नदी पर बना पुल भी टूटा। भगवान रघुनाथ को मिंजर अर्पित करने के साथ शुरू हुआ 7 दिवसीय मिंजर मेला। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों को दी बधाई। राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद कमल वैद्य का दाह संस्कार। भारत माता की जय से गूंज उठा पूरा गांव। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान जिला मंडी की द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की लागत से 44 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। भडोग में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के बावजूद द्रंग कई वर्षों तक अपेक्षित रहा। उन्होंने जवाहर ठाकुर को सुझाव दिया कि वे क्षेत्र के कांग्रेस नेता से अनुरोध करें कि वह द्रंग विधानसभा का दौरा करें, ताकि उन्हें इस क्षेत्र में पिछले 3.5 वर्षों के दौरान हुए अभूतपूर्व विकास के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के डिवीजन नंबर 1 को मंडी से द्रंग स्थानांतरित करने, क्षेत्र की 2 नई पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण के लिए प्रत्येक पंचायत को 10-10 लाख रुपए और क्षेत्र में संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्रंग में सब जज कोर्ट खोलने का मामला उठाएगी। मुख्यमंत्री ने भटोग में 100 करोड़ 82 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। उन्होंने भटोग में 22 करोड़ 66 लाख रुपए के विकासात्मक कार्य जनता को समर्पित किए। मुख्यमंत्री ने तहसील सदर के टांडू, मेहड़, पाखरी, टडवास और भटोग गांव के लिए ब्यास नदी से 11 करोड़ 70 लाख रुपए लागत की उठाऊ सिंचाई योजना, एनडीबी योजना के तहत तहसील पधर के बड़ा गांव, कुफरी, धमचयान और टिक्कर की बस्तियों के लिए 60 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत की उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महामारी के बावजूद प्रदेश सरकार राज्य का निर्बाध विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना को बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क गैस कनेक्शन व निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। आज एक बार फिर से द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में मैं कह सकता हूं, आज के दिन ये जो शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम जहां होने जा रहे हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर के 44 है, 44 है, और उन सब उद्घाटनों और शिलान्यास की अगर पूरी राशि को अगर हम जोड़ें तो ये राशि 200 करोड़ बनती है। 200 करोड़ की सौगात आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र को। सभी योजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिन योजनाओं का हमने शिलान्यास किया, उन शिलान्यास के बाद हमारा वहां काम शुरू होगा और काम शुरू होने के साथ साथ में उस काम को भी आने वाले समय में हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि 1 साल के बाद जो शिलान्यास हमने किए उनका उद्घाटन भी करके आपको समर्पित कर सके।
वहीं द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री का यह चौथा दौरा है, जिससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री को क्षेत्र के विकास की कितनी चिंता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पूर्व नेतृत्व जिन्होंने कई बार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, ने क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों से झूठे वादे कर लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले की द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कटोला में 28 करोड़ 11 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजना के लोकार्पण व शिलान्यास किए। उन्होंने अगले सत्र से द्रंग विधानसभा क्षेत्र में ITI खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कटोला में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कटौला में 28 करोड़ 11 लाख रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कटौला में 3 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन, तहसील सदर में 2 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से पराशर कालंक, सोलंग में पेयजल योजना और उत्तर शाल क्षेत्र की पेयजल योजना के संवर्धन, कटौला में 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटौला में विज्ञान प्रयोगशाला भवन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से पुराना कटौला से कुंधक सड़क, खलियार में 96 लाख रुपए की लागत से जिला कोषागार अधिकारी के लिए आवासीय भवन और कमांड में 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से आधुनिक जीका नर्सरी का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कटौला में 14 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री ने कटौला में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान यह सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने पिछले 3.5 वर्षों के दौरान पूरे दिल से समर्थन देने के लिए प्रदेशवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही भाजपा ने 2018 के बाद प्रदेश में हुए सभी चुनावों में जीत हासिल की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि समाज के हर वर्ग और राज्य के हर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कई विकासात्मक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला छकरयाल को उच्च पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटौला में परीक्षा हॉल के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एक बूटा बेटी के नाम योजना के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। उन्होंने एक बूटा बेटी के नाम योजना के अंतर्गत बालिकाओं के माता पिता को एक पौधा भी भेंट किया और जीका का पोस्टर भी जारी किया। इस अवसर पर अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, महिला मंडलों और युवक मंडलों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। वहीं द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का पराशर क्षेत्र राज्य के सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है और इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 16 नई ग्राम पंचायतें बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र में ITI खोलने का भी आग्रह किया और क्षेत्र की विकासात्मक मांगों को विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों, विशेषकर चंबा वासियों को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि मेले और त्योहार हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। उन्होंने कहा कि मिंजर चंबा की कला एवं संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। साथ ही चंबा का यह मेला विदेशों में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यह मेला सामुदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि मिंजर मेला सभी के जीवन में खुशियां लाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों, विशेषकर चंबा वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मिंजर का मेला बहुत ही ऐतिहासिक मेला है जो हमारी पुरातन संस्कृति का परिचायक है। लगभग 1000 वर्षों की यात्रा पूरी करने वाले चंबा शहर के ऐतिहासिक चौगान में मिंजर मेले को बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है और मेले के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में संस्कृति को मजबूत करने की दृष्टि से और पर्यटकों के आने से बड़ा योगदान रहता है। अब की बार यह मिंजर मेला 25 जुलाई से 1 अगस्त तक मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत केवल रस्मों की अदायगी ही की जाएगी। मेले में
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेलकूद व अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन कोविड की वजह से परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। लिहाजा रस्मों को निभाने तक ही मेले का आयोजन होगा। आने वाले समय में परिस्थितियां ठीक होंगी, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। पुनः एक बार फिर से मैं मिंजर मेले के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। भगवान रघुनाथ को मिंजर अर्पित करने के साथ रविवार को 7 दिवसीय मिंजर मेला शुरू हो गया। सुबह 10 बजे नगर परिषद चंबा कार्यालय से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में अधिकारियों व कर्मचारियों सहित 100 लोग ही शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान तमाम मंदिरों में जाकर मिंजर भेंट की गई। मेले के शुभारंभ पर शोभा यात्रा के चलते मुख्य बाजार 10 बजे से 1 बजे तक बंद रहा। इस दौरान आपातकालीन वाहनों की ही आवाजाही रही। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में मेलों और त्योहारों पर पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन परंपराओं का निर्वहन करते हुए कुछ मेलों को परंपरागत तरीके से निभाने का प्रशासन और सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। उसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2021 का भी आगाज हो गया है। 25 जुलाई से 1 अगस्त तक चलने वाला यह मेला, जिसकी शुरुआत हमेशा हर साल महामहिम राज्यपाल के जरिए की जाती है, लेकिन कोरोना के साए के चलते इस बार भी स्थानीय विधायक पवन नैयर ने इसका शुभारंभ किया। बड़े ही सादा व रस्मी तरीके से मेले का आगाज किया गया। इस मेले के पहले दिन बहनें अपने भाइयों की कमीज के बटन पर रेशम व तिल्ली की सुनहरी मिंजर बांध के अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं 7 दिन बाद नारियल व फल के साथ इन मिंजर को रवि नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस मौके पर नगर परिषद कार्यालय से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों व नगर परिषद के कुछ सदस्यों ने भाग लिया। जिस वक्त शोभा यात्रा निकाली गई, उस समय चंबा मुख्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। सबसे पहले भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर में मिर्जा परिवार द्वारा बनाई गई रेशम की मिंजर अर्पित की गई। उसके बाद अखंड चंडी महल में रघुवीर भगवान को मिंजर अर्पित की गई। तत्पश्चात हरिराय मंदिर में भी मिंजर चढ़ाई गई। ऐतिहासिक चौगान में ध्वजारोहण कर इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस अवसर पर कुंजड़ी मल्हार गायन का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक पवन नैयर ने बताया कि कोरोना के साए में मिंजर त्योहार को बड़े ही रस्मी व पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी प्राचीनतम परंपराओं को सहेजते हुए इस मेले को रस्मी तौर पर मनाया जाएगा और मिर्जा परिवार के हाथों से बनाई गई मिंजर लक्ष्मीनाथ, रघुवीर और भगवान हरिराय को अर्पित की गई है। उन्होंने बताया कि अगले रविवार को जब मेले का समापन होगा तो उस समय भी सीमित कार्यक्रम होगा और परंपरा के मुताबिक मिंजर विसर्जन का आयोजन किया जाएगा। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मिंजर फेल का जो है आज आगाज़ हो गया है। आपको पता ही है कि ये सावन के दूसरे रविवार को जो है ये मिंजर शुरू होती है और ये 1 हफ्ता चलती है। ये जैसे आज 25 तारीख है, ये पहली तक चलेगी और आज इसका हमने म्यूनसिपल कमेटी गए, वहाँ से इसका शुभारंभ हुआ और लक्ष्मण टेम्पल गए हम और भगवान रघुवीर जी को चढ़ाई, बैंसी गोपाल मंदिर चढ़ाई और हर टेम्पल चढ़ाई और उसके बाद ग्राउंड में आए और झंडा हो गया। तो ये जो है मिंजर जो है ये हिंदू मुसलमान एकता के लिए एकता की एक मिसाल है, क्योंकि ये जो मिंजर जो है ये मिर्जा परिवार बरसों से बना रहे हैं ये
और ये बेचते भी हैं। और पहले लक्ष्मण मंदिर को इनकी मिंजर चढ़ाई जाती है, उसके बाद ये शुरू होता है। तो हमारे डिप्टी कमिश्नर राणा जी के तो बड़ा वो शौक था कि इस बार मिंजर हम बहुत अच्छी करेंगे, परंतु कोविड की वजह से 2 साल हमारे ये ख़राब हो गए हैं। और चंबा के लोग भी इंतज़ार करते हैं पूरे साल की मिंजर आएगी तो हम परचेज बार से ही व्यापारी आते हैं। तो ये 2 साल जो हमारे ये ख़राब हो गए। मैंने सो हमारे मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने मिंजर की मुबारकबाद दी है। तो ये कोविड की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर आदरणीय मुख्यमंत्री चंबा आते तो हमारा कई अनाउंसमेंटें हमारी होनी थी। 2 साल हो गए कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही हमारी, तो ये भी बड़ा भारी हमारे नुकसान है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल जो है हम मिंजर जाबड़ी पूरी धूमधाम से मनाएंगे। एक बार पुनः मैं पूरे चंबा निवासियों के मिंजर की मुबारकबाद देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं अगले साल हम बहुत धूमधाम से ये मिंजर मनाएं। वहीं डीएसपी चंबा अभिमन्यु ने बताया कि चंबा में मिंजर मेले का आगाज हो चुका है और इस उपलक्ष्य पर परंपरागत ढंग से शोभा यात्रा निकाली गई और चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से बड़े ही सादे और परंपरागत ढंग से मिंजर मेले का आगाज हुआ है। जिस समय शोभा यात्रा निकाली गई उस समय शहर के बाजार को बंद कर दिया गया था ताकि कोरोना संक्रमण का कोई खतरा ना रहे। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि मिंजर मेले का पूरा आनंद उठाएं, लेकिन कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोविड के कारण थोड़ा प्रोटोकॉल है और सूक्ष्म तरीके से इसको मनाया जा रहा है। तो जैसे आदेश थे कि 2 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ एसेंशियल में मेडिकल शॉप्स खुली रहेंगी, और उसके अलावा सारी दुकानें बंद थी। और जो हमारा पुलिस का कल शाम से ही अलर्ट थे और सुबह से ट्रैफिक का अरेंजमेंट देख रहे थे ताकि कोई इस तरह के व्हीकल यहाँ जिसमें प्रोसेशन चलना है उस एरिया में पार्क ना हो और ना लगे। और इस तरह सुरक्षा के लिए भी ड्यूटीज़ लगाई गई थी और जितने भी चौराहे थे या वहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई थी। तो आज का दिन बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से निकल गया है। अभी शाम को हमारी डिप्लॉयमेंट और है जो कुंजी मल्हार कार्यक्रम रहेगा। तो मेरी लोगों से अपील रहेगी कि जितना आप एंजॉय कर सकते हैं ऑनलाइन एंजॉय करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप आते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठें और उसका पालन करते रहें। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं जुब्बल कोटखाई के चुनाव प्रभारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जुब्बल कोटखाई नावर मंडल की बैठक में पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष गोपाल द्वारा की गई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हमारी लड़ाई उस राजनीतिक दल से है जिनके पास ना नेता है, ना नीति और ना ही दिशा, पर भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेतृत्व है जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में चमकाया है और निरंतर देश की सेवा में लगे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने जुब्बल कोटखाई नावर मंडल की बैठक के दौरान कहा कि मुझे दुर्गम क्षेत्र में काम करने का अनुभव है और ऐसे क्षेत्रों का दर्द मैं अच्छे से समझता हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश और देश में इतने काम किए हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सिर झुका के नहीं सिर उठाकर वोट मांगने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फितरत है कि काम हम करते हैं और उसका श्रेय कांग्रेस लेने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज तक जनता की तकलीफ दूर करने की कोशिश नहीं की, न कभी विजन की बात की, पर केवल समाज में फूट डालने का काम किया है। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा ने सभी के दर्द और मुश्किलों को समझा है और उसको दूर करने का काम किया है। आज इस क्षेत्र को हमारी सरकार ने 2 सब डिवीजन, सब तहसील, ब्लॉक व फायर स्टेशन दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा द्वारा जुब्बल कोटखाई नावर के किए गए अनगिनत कामों को कभी नहीं भूलेगी। वहीं मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह समय पीड़ा का है और किसी विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, फतेहपुर से सुजान सिंह पठानिया एवं जुब्बल कोटखाई ने नरेंद्र बरागटा को खोया है। भारद्वाज ने कहा कि हमें चुनाव भारी मन से लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरा बरागटा से सबसे पुराना रिश्ता रहा है। मंत्री ने कहा कि नरेंद्र बरागटा का बागवानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर आला मंडी एवं 99 करोड़ का सीए स्टोर बरागटा की देन है। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा ने कई संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की। आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आनी विधानसभा क्षेत्र में किए गए करोड़ों रुपए के विकासात्मक कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने निर्मंड क्षेत्र में उपमंडलाधिकारी कार्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में पूरे देश का एक समान विकास हो रहा है और आगे भी मुख्यमंत्री सभी को साथ लेकर ही कार्य करेंगे।
हम प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रदेश स्तर का जो वन महोत्सव का कार्यक्रम मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र निर्मल में मनाए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसी के साथ जो निर्मल क्षेत्र में हमारे विकास से संबंधित है लगभग 31 योजनाओं का, विभिन्न विभाग की योजनाओं का 234 करोड़ की योजनाओं का विधिवत रूप से उन योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन हुआ है। और जहां निर्मल क्षेत्र की बड़े लंबे समय से मांग थी और लगभग 30 साल से लोगों की मांग थी निर्मल में हमारा एक एसडीएम कार्यालय हो, और उस दृष्टि से हमने बात रखी है। और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जहां एसडीएम कार्यालय को हमारे को विधिवत रूप से, और ये इतिहास में पहली बारी 20 तारीख को उसकी घोषणा होती है और 22 तारीख को कैबिनेट से उसकी अप्रूवल मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है और मेरे निर्मल क्षेत्र की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को लंबे समय तक याद करती रहेगी। और उसी के साथ बहुत सारी योजना, जैसे हमारे लूरी से नोर जो सड़क है और उस सड़क को एमडीआर में ढाला है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसी के साथ जो हमारे 15 पंचायत का एक केंद्र बिंदु है रघुपुर क्षेत्र का है, वहाँ पर सब डिवीज़न आईपीएच का कार्यालय दिया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसी के साथ जो हमारा एक सपना है कि जलोड़ी जोत के नीचे एक टनल हो। हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र को जो हम कुल्लू जाते हैं, विशेषकर 4 महीने बर्फ़ के कारण हमारा वो रास्ता बंद रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आदरणीय गडकरी जी मनाली के प्रवास पर अभी आए थे और जलोड़ी जो टनल का माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर अपने भाषण में उसकी बात रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस टनल के निर्माण के लिए जहाँ आज 25 करोड़ की जो उसके लिए बजट का प्रावधान डीपीआर बनाने के लिए, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए और उसी के साथ फॉरेस्ट क्लीनेज के लिए उसका जो है टेंडर लग चुका है। और उसके अलावा सेज लूरी ओट जो 97 किलोमीटर उसकी लंबाई है, डबल लेन के लिए भी, उसके लिए भी उस रोड को डबल लेन बनाने के लिए उसकी डीपीआर बनाई जा रही है। और उसी के साथ जहाँ तक आनी विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि सराज विधानसभा क्षेत्र के बाद दूसरा घर वो अपना आनी विधानसभा क्षेत्र मानते हैं। अभी निर्मल में उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा था कि यदि सराज विधानसभा क्षेत्र उनका अपना घर है, दूसरा वो हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र को मानते हैं। और जिस ढंग से वहाँ पर निर्मल में चाहे वो स्कूल की अपग्रेड की बात की है, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की है, और उसी के साथ बहुत सारी वहाँ पर निर्मल में घोषणा की है। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमीरपुर में पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ शहीद कमलदेव का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के भाई ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इससे पहले शहीद कमलदेव की पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया, हर आंख नम हो गई। अविवाहित होने के चलते परिजनों ने शादी की रस्में निभाई। बता दें कि 27 वर्षीय कमलदेव वर्ष 2015 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और इसी साल अक्टूबर में उनकी शादी तय थी। वहीं इस दौरान विधायक कमलेश कुमारी, उपायुक्त देवश्वेता बनिक, एसपी व एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए जवान कमल वैद्य का उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। रविवार सुबह हमीरपुर के एनआईटी के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कमल वैद्य का पार्थिव शरीर पहुंचा, जिसके बाद सैन्य वाहन में उनके शरीर को उनके गृह क्षेत्र भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत लंगमनवी के गांव घुमारवी लाया गया। पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा तो माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। हर किसी की आंखों में आंसू नजर आए। घर के आंगन में पार्थिव शरीर को देखकर परिजन रो रो कर बेहाल हो गए। कमल अपने पीछे माता पिता, बड़ा भाई और 2 बहनों को छोड़ गए हैं। कमल की शहादत पर पिता ने गर्व महसूस किया है तो गाँव वासियों ने भी शहीद को नमन किया है। इस दौरान पूरा गांव भारत माता की जय और शहीद कमल अमर रहे के नारों से गूंज उठा।
शहीद कमल वैद्य के भाई ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर भोरंज विधायक कमलेश कुमारी, जिला परिषद सदस्य पवन कुमार, उपायुक्त हमीरपुर और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। शहीद के मामा का कहना है कि कमल के शहीद होने से पूरा परिवार गमगीन हो गया है। उन्होंने बताया कि वह कुछ ही दिनों में घर आने वाला था और उनकी शादी की तैयारियां की जा रही थी। वहीं उन्होंने बताया कि कमल गाने के भी काफी शौकीन थे। फैमिली है, थोड़ा सा लड़का था, सबसे छोटा, मतलब हमारा सबसे छोटा भांजा था ये, और काफ़ी जॉली टाइप था, काफ़ी एक तरफ से वो सिंगर भी था, छुट्टियाँ था तो फिल्में वगैरह निकालता था, बड़े अच्छे चारों तरफ अच्छी उसकी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था हर चीज़ का उसको। और वैसे भी बड़ा सबसे छोटा भांजा तो सबसे प्यारा भांजा था। आपने रिसेंटली उसकी एंगेजमेंट हुई थी, बात चली हुई थी, तो मैंने चलो नवंबर दिसंबर में आकर शादी कर लूँगा। वहीं धीरट वार्ड से जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने शहीद के घर पर जाकर परिवार को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। पवन कुमार ने कहा कि कमल वैद्य की प्रारंभिक शिक्षा लूदर महादेव स्कूल से हुई थी, इसलिए सैनिक के सम्मान में स्कूल का नाम शहीद के नाम पर किया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत लंगमनवी के गांव घुमारवी की सड़क पर शहीद के नाम का गेट बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान को याद रख सके। यहाँ पर जो है ये बेटा कमल वैद्य जम्मू में सेवा करते हुए जो है वो अपना देहावसान हो गया था इनका, और भारत माता के लिए ये बेटा कमल वैद्य शहीद हो गया है। तो आज ये इनका दाह संस्कार था। एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी था, हमारा पुलिस थी, चाहे हमारे एसपी साहिबान थे, चाहे जितना भी हमारा ये प्रशासन था, इसकी बात की जाए तो बहुत बढ़िया इन लोगों ने यहाँ पर ये सभी लोग डटे हुए थे। मैं इन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में मैं इस परिवार को जो है वो सांत्वना देता हूँ, श्रद्धांजलि भी देता हूँ जो अपना शहीद बेटा हुआ है। ये बच्चा जो था ये उत्तर महाविद्यालय लुद्र महादेव में पढ़ता था। प्राथमिक शिक्षा जो थी वो इनका लुद्र महादेव से ही हुई है। तो मैं सरकार से ये चाहूँगा कि इस लुद्र महादेव जो हमारा स्कूल है, उस स्कूल का नामकरण जो है वो कमल वैद्य शहीद के नाम से किया जाए। साथ में जो घुमारवी गाँव है लगमन पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, मेरा यहाँ पर नज़दीक साथ में घर है, ये मेरा अपना परिवार था। मुझे व्यक्तिगत रूप में जो बहुत ही दुख हुआ है इस शहीद के चले जाने से। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो यहाँ जहाँ से ये पंचायत शुरू होती है, यहाँ पर इस गेट पर जो है मुख्य द्वार जो है वो इस शहीद के नाम से बनाया जाए। बस स्कूल का नामकरण जो है वो भी इसी कमल वैद्य जी के नाम से किया जाए। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के बटसेरी में पहाड़ी से चट्टान टूटकर गिर गई, जिसमें 9 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार पर्यटक दिल्ली और चंडीगढ़ से हिमाचल घूमने आए थे। वहीं बटसेरी गांव को जोड़ने वाला पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक किन्नौर जिले में बटसेरी के दूसा के पास चट्टाने गिरने से छितकुल से सांगला की ओर आ रही पर्यटकों की गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई। गाड़ी पर पत्थर गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार पर्यटक दिल्ली और चंडीगढ़ से हिमाचल घूमने आए थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर चीख पुकार मची हुई है। बटसेरी के लोग पुलिस के साथ रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। भूस्खलन होने से गांव के लिए बास्पा नदी पर बना करोड़ों का पुल भी टूट गया है, जिससे गांव का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहाड़ से भूस्खलन सहित चट्टाने गिरने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन, इनर व्हील क्लब शिमला मिड टाउन और इनर व्हील क्लब शिमला के संयुक्त तत्वाधान में शिमला में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने बैम्बू का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समाज और मानवता की सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यों के आयोजन में अहम भूमिका निभा रहे रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन, इनर व्हील क्लब शिमला मिड टाउन और इनर व्हील क्लब शिमला पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संस्था द्वारा शिमला में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तीनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बैम्बू का पौधा रोपित कर किया। निगम आयुक्त ने तीनों संस्थाओं के प्रयासों की सराहना की और कहा कि शिमला शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद कारगर साबित होंगे। रोटरी क्लब मिड टाउन शिमला व इनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस इनर व्हील क्लब जो हैं, उनके द्वारा आज एक प्लांटेशन ड्राइव हमने चलाई है और इस प्लांटेशन ड्राइव में 80 प्लांट्स, बैम्बू प्लांट्स हमने इस पार्क में, जो ये नगर निगम का पार्क है, इसमें लगा रहे हैं। इससे प्लांटेशन के साथ साथ इस पार्क का सौंदर्यकरण भी होगा। इसी के साथ जो हमारा एमसी ऑफिस है, उसके बाहर भी एक हमारी ओपन ग्रीन स्पेस थी थोड़ी, जिसमें हम अगेन 45 मोर प्लांट्स लगा रहे हैं। इस अवसर पर रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन, इनर व्हील क्लब शिमला मिड टाउन और इनर व्हील क्लब शिमला से जुड़े सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने शिमला के रिज मैदान व माल रोड के साथ लगते नगर निगम के पार्क और उपायुक्त कार्यालय के समीप लगती सरकारी भूमि में बैम्बू के सैकड़ों पौधे रोपित किए। रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन के अध्यक्ष प्रभजोत सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए संस्था की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो निकट भविष्य में भी जारी रहेगा। ये जो बैम्बू प्लांट्स हम प्लांट कर रहे हैं यहाँ पे, ये 35% मोर एफिशिएंट ऑक्सीजन देता है अदर दैन द ट्रीज और जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स हैं शिमला के अराउंड। तो कोविड जैसे अब हमारी थर्ड वेव भी प्रेडिक्टेड है और वैसे भी हमारा बहुत ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कम हो रहा है। तो ये बैम्बू जो स्पेशल स्पीशीज़ है, वैसे चाइनीज़ स्पीशीज़ है ये, जो यहाँ पे नॉन यूनिवर्सिटी में डेवलप की गई है। डॉक्टर कृष्ण चंद जी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं उनसे, तो उन्होंने इसको खुद मतलब वहाँ पे डेवलप किया है और हमने उनको भी आज यहाँ पे बुलाया है, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं इसको लगाने में। तो इससे काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी अच्छा हमारा शिमला का एटमॉस्फेयर, क्योंकि मेन मॉल रोड पे लग रहा है ये, तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाएगा शिमला का। वहीं इनर व्हील क्लब शिमला मिड टाउन और इनर व्हील क्लब शिमला से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि पर्यटन नगरी शिमला को स्वच्छ, सुंदर व हरा भरा बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्लब से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि जिस तरह कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों को जूझना पड़ा था, अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, उस दृष्टि से इस तरह के वृक्षारोपण कार्यक्रमों के निकट भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। वृक्षारोपण तो सदियों से चला आ रहा है और हमारा क्लब ये हर साल करता रहता है। और आजकल तो आपको पता ही ऑक्सीजन की कितनी कमी है, और उस वजह से हमारे इस बार हमने मॉल पे किया है कि जिससे कि पौधों की केयर हो जाए और हमारे आगे जो टूरिस्ट हैं हमारे शिमला में, तो आपको पता ही टूरिस्ट प्लेस है, वो भी इंजॉय करें इस नेचुरल ब्यूटी की और हमारी इन प्लांट्स की केयर भी हो।
हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हरा भरा रहे और हमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो आज की डेट में आप कोविड में देख रहे हैं कि लोग सिलेंडर खरीद के ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर हमने ये पर्यावरण और ये हमने पूरे अपने इसका ध्यान रखा होता वातावरण का, तो हमें ऑक्सीजन की शायद ही कहीं कमी होती। बट जो ये कोविड है ये तो हम नहीं वो कर सकते, बट आने वाली अपने बच्चों के लिए हमने ये उनके लिए एक फल बोया है जो वो इसको एंजॉय करेंगे अपने आने वाले समय में। हमने रियलाइज़ किया जो AQ लेवल होता है शिमला का वो काफ़ी नीचे जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन स्तर काफ़ी नीचे जा रहा है। सो बैम्बू प्लांट्स को जब हम प्लांट करते हैं वो 35% ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं इन कंपैरिजन टू अदर ट्रीज़ और अदर प्लांट्स के। तो हमारा था कि बैम्बू प्लांट्स को लगा के हम अपने शहर का वातावरण को और बेहतर बनाएं। माकपा की जिला कमेटी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के एक हिस्से के धंसने पर चिंता व्यक्त की है और इसके संरक्षण को लेकर नगर निगम शिमला और प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैये की कड़ी निंदा की है। जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि रिज का एक हिस्सा लगभग 1 दशक से अधिक समय से क्षतिग्रस्त है और सरकार मात्र लिपापोती कर अपना पल्ला झाड़ देती है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार व नगर निगम शिमला रिज मैदान के संरक्षण व जीर्णोद्धार के लिए योजना बनाकर तुरंत इस पर अमल करें। वहीं उन्होंने जताया कि अगर नगर निगम शिमला व सरकार समय रहते रिज मैदान के संरक्षण व जीर्णोद्धार के कार्य को तुरंत आरंभ नहीं करती तो CPIM जनता को लामबंद कर सरकार के इस ढुलमुल रवैये के विरुद्ध आंदोलन करेगी। शिमला शहर में अगर आप रिज का ऐतिहासिक और अन्य महत्व अगर आप देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है शिमला के लिए है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है आज ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि के नाम से क्योंकि यहाँ पर जो है एक बड़ा टैंक जो है वाटर सप्लाई का टैंक जो है वो इस रिज के नीचे है और ये शहर के करीब जो है 45% हिस्से को जो है ये यहाँ से जल आपूर्ति होती है और अगर इस रिज के हिस्से को नुकसान पहुंचता है तो आने वाले समय में जो है शहर की जो एक मूलभूत आवश्यकता है पीने के पानी इसको जो है प्रभावित जो है ये बुरी तरह होगी और एक बड़ा संकट जो है खड़ा होगा। अगर आप देखें इसका इतिहास क्या है, 2010 के बाद जो है ये बड़ी तेजी से जो है धंसना शुरू हुआ है और आज तक कोई भी सरकार जो है इस धंसने को रोकने के लिए कोई व्यापक योजना जो है परियोजना नहीं बना पाई है। परंतु 2012 में जब हम जो है नगर निगम में चुनकर जनता के द्वारा जो है वहां पर भेजे गए थे तो हमने प्राथमिकता के तौर पर जो है इसके रखरखाव, इसके बचाव, इसके जीर्णोद्धार और इसके सौंदर्यकरण का जो है ये कार्य जो है इसको हमने युद्ध स्तर पर लिया था और 2012 के बाद ही हमने सबसे पहले IIT रुड़की से जो है इसका सर्वे कराया और उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि जब रिज के टैंक का निर्माण हुआ है और अन्य जो शिमला शहर के अंदर निर्माण हुआ है तो उस समय जो है मिट्टी लाकर जो है इस क्षेत्र के अंदर डाली गई है और 4 मीटर से लेकर 9 मीटर तक जो है ये मग डंपिंग जो मिट्टी डाली गई है अगर इसको हटाया जाए तो यहाँ पर जो है इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो हमने PWD के कुछ लोगों के साथ बैठकर और अन्य जो वहां का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है उनके साथ बैठकर जो है एक बैठकें की और उसमें हमने एक व्यापक परियोजना जो है जिस पर करीब 30 करोड़ का खर्च जो है वो आना था और ये खर्च जो सारा है ये नगर निगम अपने सेल्फ फाइनेंसिंग के तहत जो है इसको खर्च करना था और इसमें जो ये व्यापक परियोजना हमने यहाँ पर विकसित की थी सभी पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए इसमें 60 दुकानें जो है वो इसके मग वहां पर डंप किया उसको हटाकर जो है 60 दुकानों का निर्माण होना था। इसके अलावा जो है एक पार्क का जो है और घूमने के लिए जो है एक बेहतर स्थल जो है वो यहाँ पर होना था और इसकी जो पूरी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग है इसका जो सारा जो बेस्ट आर्किटेक्ट शहर के हैं और प्रदेश के उनकी सलाह से जो है हमने इसको बनाया था। घर द्वार पर जांच व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना चिकित्सा शिविरों का मुख्य उद्देश्य है, जिसके तहत जिला रेड क्रॉस सोसाइटी शिमला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गानवी रामपुर में निःशुल्क बहु विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिविर का लाभ लेने के लिए दुर्गम क्षेत्र की 7 पंचायतों के लगभग 600 लोगों ने अपनी चिकित्सा जांच करवाई। उन्होंने कहा कि आर्यवर्त सोसाइटी द्वारा लगातार समाज सेवा से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। बात करेंगे और इस तरह के और भी हम कैंप
तो इसमें प्रशासन का भी योगदान रहेगा। इसमें जो मेनली जो है हमारा आर्यव्रत एजुकेशनल सोसाइटी का जो है मेन योगदान है, और इसमें हमारा जो ज़िले का जो रेड क्रॉस सोसाइटी है और उसके अलावा जो हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि डॉक्टर्स जो भी यहाँ पे आए हैं, जैसे कोई स्पेशलिस्ट है, कोई हाई स्पेशलिस्ट है और कोई अन्य भी जो डॉक्टर आए हैं, और जो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी लाए गए हैं, तो वो सारे जो है विभिन्न विभागों द्वारा, सरकार द्वारा भी दिए गए हैं। जिला सोलन के उपमंडल अर्की में स्थित न्यायिक न्यायालय परिसर में 11 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 मंजिला भवन का शिलान्यास हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ द्वारा किया गया, जबकि समारोह की अध्यक्षता शिमला न्यायाधीश संदीप शर्मा ने की। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा और उप न्यायाधीश अर्की प्रशांत नेगी, लोक निर्माण विभाग के एसए सुरेंद्र पॉल जकोता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अर्की में जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास एक्टिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के द्वारा किया गया। इस बिल्डिंग की कॉस्ट लगभग 11 करोड़ है। इस बिल्डिंग का एरिया लगभग 3000 स्क्वायर मीटर है। इस बिल्डिंग में प्रोविज़न 3 कोर्ट्स का किया गया है, बार रूम का किया गया है, पार्किंग, ओपन पार्किंग, जजेस पार्किंग और 2 लिफ्ट्स का इसमें प्रोविज़न किया गया है। इसके अवार्ड होने के बाद इसकी कंप्लीशन टाइमिंग लगभग 1.5 से 2 साल होगी। शिमला व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर एसटी स्कूल में बुलाई गई बैठक में शिमला शहर और साथ लगते उपनगरों के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सर्वसम्मति से शिमला व्यापार मंडल के कार्यकाल को 1 वर्ष और यानी वर्ष 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से व्यापार मंडल के चुनाव नहीं हो पाए हैं, न ही जनरल हाउस हो पाए हैं। ऐसे में कोरोना के चलते सभी व्यापारियों ने एक मत से व्यापार मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष आगे बढ़ा दिया है। शिमला के गंज बाजार स्थित सनातन धर्म स्कूल में शिमला शहर और साथ लगते उपनगरों के व्यापारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी व्यापारियों ने चुनाव को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक में उपनगरों के व्यापारियों में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कुछ मसलों पर नाराजगी भी दिखी। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि व्यापार मंडल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना के चलते चुनाव को स्थगित करना पड़ा। इंद्रजीत ने बताया कि चुनाव को लेकर जनरल हाउस बुलाया गया है, जिसमें सभी व्यापारियों ने चुनाव को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला व्यापार मंडल पंजीकृत है और जिले के सभी व्यापारियों को साथ लेकर कारोबारियों के हित में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में व्यापारियों की ओर से यह सुझाव भी आया है कि चुनाव लड़ने के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग कुर्सी के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। ऐसे लोगों का व्यापारियों के हित और समस्याओं से कोई सरोकार नहीं होता। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से शिमला व्यापार मंडल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फैसला लिया गया कि कोरोना के चलते अभी चुनाव नहीं होंगे और वर्ष 2022 तक शिमला व्यापार मंडल की यही कार्यकारिणी व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करेगी। आज जनरल हाउस में हमने सबको बुलाया और इसका मेन जो मुद्दा था वो आगामी चुनावों को लेके है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। जो शिमला व्यापार मंडल है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आज थोड़ा सा इसमें लोगों में रिजेंटमेंट भी थी, कुछ नाराज भी थे और कुछ लोगों को हमने अपनी बातें बताई। आप कुछ लोगों के ऐसे सुझाव आए थे कि उपनगरों को इससे अलग किया जाए, लेकिन हमारा जो मकसद है, जो शिमला व्यापार मंडल का मकसद है, हमने सभी व्यापारियों को अपने साथ लेके चलना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जोड़ने हैं। तो शिमला जो व्यापार मंडल है वो पंजीकृत है और इसमें पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट के सभी व्यापारी हैं, लेकिन वोटिंग राइट सिर्फ शिमला के शहर के जो लोग हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी पंजीकृत हैं उनको है। और उसमें लेके जो भी जो अब सुझाव आए हैं हमारे को, उनको मद्देनजर रखते एक निर्णय लिया जाएगा। और मुझे लगता है, और जो एक गुप्ता जी ने बहुत अच्छी एक बात उठाई कि सिर्फ वोटिंग राइट उनको होना चाहिए जो ऑलरेडी व्यापारी हो और इलेक्शन में वही कंटेस्ट करे जिसका ऑलरेडी जीएसटी नंबर हो। तो हम भी इसके साथ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि व्यापारी ही समझ सकता है कि व्यापारियों को क्या समस्या आ रही हैं। तो अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे भी बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका सिर्फ कुर्सी को लेके ही जो उनका मकसद होता है और उनका व्यापारियों की सेवा या व्यापारियों की बात आगे पहुंचाने तक का कोई औचित्य नहीं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले के दृष्टिगत जिला अग्निशमन विभाग द्वारा नैना देवी क्षेत्र, बाजार और मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अग्निशमन केंद्र बिलासपुर के प्रभारी सुभाष मिश्रा की अगुवाई में अग्निशमन विभाग की एक टीम श्री नैना देवी पहुंची। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि कम से कम 3 दुकानदार मिलकर फायर एग्जीबिशन यंत्र जरूर लगाएं, ताकि जब भी कोई आगजनी की घटना घटित हो तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। उन्होंने मंदिर में लगे अग्निशमन यंत्रों की भी जांच की और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को भी अग्निशमन यंत्र चलाने के बारे में जानकारी दी।
श्रावण मेले के उत्सव में हम लोग फायर का ऑडिट करने आए हैं, तो यहाँ सब कुछ ठीक पाया गया। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो हाइडेंटिटी के बारे में, वो प्रशासन के साथ सब कुछ हो चुका है। वो शायद 2-3 महीने में जो हाइडेंटिटी भी लग जाएंगे। तो माता रानी की कृपा से सारा काम यहाँ बहुत अच्छा है, इसलिए सबके लिए जय माता दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 18 नवंबर 2016 को सेवाग्राम आश्रम से महात्मा गांधी के जीवन और उनका संदेश पूरी दुनिया में फैलाने निकले महाराष्ट्र के नितिन सोनान वापस लौटे हैं। नितिन का कहना है कि महात्मा गांधी पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। धर्मशाला पहुंचे नितिन ने कहा कि वॉकिंग और साइकिलिंग नेचर और लोगों से जुड़ने का सबसे बेहतर माध्यम है। महात्मा गांधी का अहिंसा का जो संदेश है उसे देश व विदेश में पहुंचाया जाए, इसी को लेकर उन्होंने यह यात्रा शुरू की थी। 5 सालों में नितिन 46 देशों की यात्रा कर चुके हैं और 2 दिन पहले ही धर्मशाला पहुंचे हैं। पिछले 18 नवंबर 2016 को ये यात्रा की शुरुआत हुई थी सेवाग्राम आश्रम वर्धा, जो कि गांधी जी की 150वीं जयंती की उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली थी। कि उनकी जो लाइफ है और मैसेज है वो पूरा इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया के लिए। तो वॉकिंग और साइकिलिंग ये वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है कि लोगों के साथ कनेक्ट हुए, नेचर के साथ कनेक्ट हो और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो। तो ये जो मैसेज है अहिंसा का वो स्ट्रांगली लोगों को हम रिकमेंड करें। तो दुनिया भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से यात्रा निकली, जहाँ पे मैंने बच्चों के साथ अहिंसा और सत्य की बात की, जो कि गांधी जी की पूरी जीवन शैली उसके ऊपर आधारित थी। और नॉन वायलेंस जो है, जो कि हमारे माइंड अपने टॉक और एक्शन में तीनों के इसमें कैसे ला सकते हैं, तो इसके ऊपर ये यात्रा पूरी दुनिया में निकाली। तो अभी 5 साल हुए और 46 कंट्रीज़ दुनिया की हुई है। तो डे फॉर यस्टरडे परसों ही मैं यहाँ धर्मशाला आया हूँ। मेरे जो दोस्त है यहाँ के मनोज कुमार जी, उन्होंने यहाँ पे रहने का प्रबंध किया और खाने का। और आई एम ब्लेस कि मैं दलाई लामा जी के टेंपल जा पाया हूँ, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे जो टूर ट्रैवल्स थे, लोग थे, उन्होंने पूछा कि आप कभी हिमालय या धर्मशाला गए थे। तो मैं आई वॉज नॉट फीलिंग गुड कि मैं नहीं गया था। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि आई वॉज देयर एंड आई थिंक इंडिया इज़ ब्लेस कि हम दलाई लामा जी को यहाँ पे हम रिफ्यूजी कर रहे हैं और तिब्बतन लोगों को, जो कि नॉन वायलेंस के साथ इंडिपेंडेंस की फ़ाइट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर इंडिया एंड अस एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं मुकुटगंज में रहा हूँ, जो कि दलाई लामा जी यहाँ पे रहते हैं और वो पूरी दुनिया को इंस्पिरेशन है नॉन वायलेंस और पीस के लिए। तो इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर। तो 4 साल और 5 महीने के बाद मैं इंडिया लौटा हूँ और पाकिस्तान मुझे जाना था, लेकिन वीज़ा नहीं मिल पाया अफ़गानिस्तान से। तो काबुल से मैं दिल्ली आया फ्लाइट से, वहाँ से ट्रेन से वाघा बॉर्डर। तो 13 जुलाई को मैंने वाघा बॉर्डर से यात्रा शुरू की, पीस वॉक। और अभी वाघा बॉर्डर से धर्मशाला, धर्मशाला से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, 15 अगस्त को मैं श्रीनगर में होगा। फिर वहाँ से पैदल यात्रा करके दिल्ली 2 अक्टूबर 2021 में ये यात्रा का अंत होगा राजघाट दिल्ली में, जो कि बापूजी की 152वीं जयंती है। उसी उपलक्ष्य में हम वहाँ पे यात्रा की समाप्ति करेंगे और आगे फिर घर वापसी के लिए कदम उठाएंगे। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से इन दिनों प्रदेश भर में जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नगर निगम शिमला की परिधि के अंतर्गत आने वाले समहरील वार्ड के पॉटर हिल्स में स्थानीय पार्षद और सरस्वती योगपीठ के सदस्यों ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि प्रकृति को हरा भरा व सुंदर बनाया जा सके। शिमला के अंतर्गत आने वाले समहरील वार्ड में रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वार्ड की स्थानीय पार्षद शैली शर्मा ने पॉटर हिल्स में देवदार का पौधा रोपित कर किया। स्थानीय पार्षद ने बताया कि उनके द्वारा रविवार को समहरील में पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत समहरील के अलग अलग जगहों पर सरस्वती योगपीठ के सदस्यों की मदद से सैकड़ों फलदार व औषधीय पौधे रोपे गए। शैली ने कहा कि वे आगे भी इसी तरह अलग अलग जगहों पर पौधारोपण करेंगी, ताकि पर्यावरण साफ व सुंदर बना रहे। वहीं पार्षद ने सभी लोगों से अपील की है कि वे जंगलों को साफ रखें, बेवजह जंगलों में कूड़ा ना फैलाएं और सभी लोग मॉनसून में एक पौधा अवश्य लगाएं। उन्होंने बताया कि वे पहले भी कई बार पौधारोपण कर चुके हैं और साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करती है कि रोपित किए गए पौधों का संरक्षण हो सके। आज हमने प्लांटेशन ड्राइव किया है। सरस्वती योगपीठ को मैंने इनवाइट किया था। हमने प्लांट्स अरेंज करवाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, फिर हमने यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव किया है। आज हम लोग आज 15-20 लोग इकट्ठे हो पाए। वैसे हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है।
आगे भी हम जब तक ये रेनी सीज़न है हम 1-2 बार फिर और दूसरे एरियाज़ में भी करेंगे। स्थानीय जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जो जंगल हैं उनको साफ़ रखें और कूड़ा ना फैलाएं और जहाँ तक संभव हो सके पेड़ लगाएं ताकि आने वाली जनरेशन भी साफ़ हवा में सांस ले सके। जितने भी हमने जिस एरिया में अभी प्लांट्स लगाए पहले भी हम वहाँ लगा चुके हैं, तो अब उनको भी हम देखते हैं, अब वो प्लांट्स बड़े हो रहे हैं। तो अभी तो रेनी सीज़न है, अभी तो बारिश होती है तो अब इतनी ज़रूरत नहीं है। जब ड्राई सीज़न होता है तब हमें देखना चाहिए उनको कि पानी की कमी तो नहीं है, तो पानी वगैरह देना चाहिए। सरस्वती योगपीठ के फाउंडर शैली सरस्वती ने बताया कि उनके द्वारा पौधारोपण का यह पहला कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने समहरील के आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व उन्होंने कई जगह सफाई अभियान चलाए हैं ताकि जंगलों को साफ रखा जा सके। आज हमने कुछ मेंबर्स ने मिलके समरहिल के आसपास वाले इलाके में वृक्षारोपण किया है, जिसमें हमने थोड़े ऑर्नामेंटल्स और फ्रूट प्लांट्स उगाए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आसपास की खूबसूरती भी बनी रहे और आसपास जो थोड़े बंदर हैं हमारे जो रोज़ में तंग कर रहे हैं उनके लिए हम थोड़े से फ्रूट्स भी उगा सकते हैं। इस तरीके के सोशल जो हमारे कार्यक्रम है, ये पहला कार्यक्रम है हमारा जो हमने पहली बार ऑर्गेनाइज किया है सरस्वती योगपीठ के थ्रू। इससे पहले हम छोटे मोटे और क्लीनिंग क्या बोलते हैं आसपास जाके सफाई अभियान भी कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके का प्लांटेशन जो हमारा ये हमने फर्स्ट टाइम एज अ ग्रुप और एज अ स्कूल ऑर्गेनाइज करवाया। सरस्वती योगपीठ इस तरीके के शिविर पहले भी ऑर्गेनाइज कर चुका है। हम लोगों ने ऋषिकेश में अपना पिछला शिविर किया था, अगला शिविर हम शिमला में ही अगस्त के महीने में ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं। और इस तरीके की सफाई अभियान हमने लास्ट मास्टर लेक ठियोग में ऑर्गेनाइज किया था। और अब जो हमने रिसेंटली किया है वो है आपका प्लांटेशन ड्राइव, जिसमें हमने समरहिल और इसके आसपास इलाकों को नज़र में रखते हुए किया है। वहीं सरस्वती योगपीठ स्कूल के विद्यार्थियों ने भी सभी प्रदेशवासियों से ज़्यादा वृक्षारोपण करने की अपील की है और सभी से एक ना एक पौधा जरूर लगाने और आने वाले कल को खूबसूरत बनाने का संदेश दिया। आज मैं योगा क्लास से प्लांटेशन करने आया हूँ। एक पौधा लगाए और आने वाले कल को खूबसूरत बनाए। जिला मुख्यालय सोलन के साथ लगती ग्राम पंचायत सपरून द्वारा ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत के प्रधान रेणु देवी ने की। इस मौके पर पंचायत के उप प्रधान विक्रम मेहता व वार्ड सदस्यों सहित पंचायत सचिव अजय कुमार, पीटीसी सदस्य ललित भी मौजूद रहे। सभा में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी की रोकथाम और परिवार के सभी सदस्यों को टीकाकरण व टीका लगाने के लिए जागरूक एवं कोविड नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। जिला मुख्यालय सोलन के साथ लगती ग्राम पंचायत सपरून द्वारा ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र की जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया व पंचायत द्वारा प्रत्येक वार्ड के लिए तैयार की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की। ग्राम पंचायत के उप प्रधान विक्रम मेहता ने ग्राम सभा बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत सपरून द्वारा तिमाही ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 15वां वित्त योग, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन व अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में विशेषकर कोविड-19 की रोकथाम व बचाव सहित टीकाकरण करवाने के बारे में समस्त ग्रामीण वासियों को जागरूक किया गया। साथ ही कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया गया ताकि इस महामारी से क्षेत्रवासियों की सुरक्षा हो सके। आज हमारी जो है ग्राम सभा थी जो हमने मिडिल स्कूल में करवाई यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, जिससे कि हमारा कोरम जो है पूरा हो चुका है। और इसमें हमारे जो एजेंडा जो हमने तैयार किया था उसमें ग्राम स्तरीय जल स्वच्छता योजना तैयार करना, हमारे समाज में पानी का महत्व और क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता की कैसे उसको साफ रखा जाए, और इसमें सतर्कता समिति का गठन करना, कोविड-19 की जो रोकथाम के लिए क्या इसमें हम और कर सकते हैं, और इसमें और परिवार विभाजन के बारे में काफ़ी इसमें चर्चा करी। इसमें हमारे पास लोगों की कई समस्याएं आई थी, जो कि हमने कई समस्या तो मौके पर ही जो निपटा दी है, बाकी जो आगे भी और आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले मचियाट वार्ड में वार्ड सभा का आयोजन किया गया। स्थानीय पार्षद दिवाकर देव की अध्यक्षता में आयोजित वार्ड सभा में नए बीपीएल कार्ड बनाने और कार्ड के नवीनीकरण के लिए हिमाचली प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज पेश किए गए। इस दौरान सभी कागजों की जांच पड़ताल कर वार्ड के 5 पात्र परिवारों को बीपीएल के लिए अनुमोदन किया, जिसे सभी ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा बैठक में स्थानीय लोगों ने वार्ड में एसटीपी का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने और वार्ड में बिछाई जा रही सीवरेज लाइन का कार्य भी जल्द पूरा किए जाने की मांग की। बैठक से पूर्व वार्ड में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय पार्षद और लोगों ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पौधे रोपित किए। आज दिनांक 25/7/2021 को भाग की मासिक बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें क्षेत्रीय जनमानस ने विशेष रूप से कुछ मांगे उठाई है और जिसको लेकर एक विशेष तौर पे बैठक की गई थी। उनमें बीपीएल कार्ड, मल निकासी परियोजना और विकासात्मक कार्य को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। क्षेत्रीय जनमानस की मांग पर सीवरेज के नए कनेक्शन लगाना, उसके अलावा पेयजल आपूर्ति के नए कनेक्शन लगाना, पेयजल में आ रही समस्याओं को लेकर लोगों ने मांग उठाई है। सीसीटीवी की मांग जो कि बहुत पहले से चली आ रही है, वो मांग भी लोगों ने पुनः उठाई। और कहीं ना कहीं कूड़ा शुल्क जो एक समस्या चली आ रही है कि 6 महीने के बाद ही कूड़ा शुल्क को माफ़ किया जा रहा है, तो लोगों की एक मांग है कि इसे मासिक तौर पर भी माफ़ किया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर जनता की मांग को सुना गया और इसे कहीं ना कहीं जनता को आश्वस्त किया गया है कि इसे सदन के समक्ष ले जाया जाएगा और आयुक्त, नगर निगम और महापौर के समक्ष उठाया जाएगा। पठानकोट एयरवेज पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शाहपुर के सिंहू गांव के शहीद संजीवन राणा के नाम पर हुई घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई है। आलम यह है कि शहीद के घर के बाहर एनएच किनारे शहीद के नाम पर लगाया गया बस स्टॉप का बोर्ड भी खराब हो चुका है। ऐसे में स्थानीय युवाओं ने अपने स्तर पर यहां पर नया बोर्ड स्थापित करने और हर आने जाने वाले को शहीद का नाम नजर आए, इसके लिए सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया है। रविवार को स्थानीय युवा कार्निक पाधा की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां शहीद के घर के बाहर नया बोर्ड स्थापित किया गया, तो वहीं नई सोलर लाइट भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन शहीद की पत्नी पिंकी राणा ने किया। स्थानीय युवाओं का कहना था कि शहीद के नाम पर शाहपुर कॉलेज का नामकरण करने की घोषणा सरकार ने की थी, जो अभी भी अधूरी है। अब युवाओं ने इसके लिए संघर्ष समिति गठित करने का निर्णय लिया है। शाहपुर के युवा कार्निक पाधा ने बताया कि सिंहू में शहीद संजीवन राणा के घर के बाहर एनएच किनारे एक बोर्ड लगाया गया था, जिसका रखरखाव न होने के चलते वह खराब हो गया था, जिसके बाद स्थानीय युवाओं ने शहीद के घर के बाहर बोर्ड लगाने का निर्णय लिया था। शहीद के घर के बाहर एनएच किनारे जहां बोर्ड लगाया गया है, वहां एक सोलर लाइट भी लगाई गई है। शहीद संजीवन राणा ने पठानकोट एयरवेज पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवा हमेशा शहीद के परिवार के साथ हैं और रहेंगे। कार्य हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। शहीद के प्रति हमारी भूमिका, शहीद के भूमिका, उसकी भूमिका उसके देश के लिए दिए गए बलिदान के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आज से 5 साल पहले एक बोर्ड लगा, उसका रखरखाव नहीं किया गया, देखभाल नहीं की गई। मैं उसके लिए किसी भी नेता, किसी भी विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि शहीद किसी पार्टी, दल या किसी विभाग के तो थे नहीं, वो भारत माँ के वीर सपूत थे, शाहपुर के वीर सपूत थे। और हम सब युवाओं ने फैसला लिया कि हम यहाँ पर इस बोर्ड को लगाएंगे और यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक सोलर लाइट लगाएंगे। मैं किसी भी विभाग, किसी नेता को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, ना किसी पे कोई छीटाकशी करूंगा, क्योंकि शहीद के प्रति हमारा भी उतना ही फर्ज है जितना हम सबका है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। वो हमला हमारे देश की आतंकिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा हमला था। शहीद संजीवन राणा जी ने अपने प्राण भारत माँ के लिए न्यौछावर कर दिए। उनका बलिदान हम कभी भी नहीं भूल सकते। उनके बलिदान के लिए ये हमारा किया गया छोटा सा कार्य रति भर भी नहीं है। हम सब यहाँ के युवा यही बताना चाहते हैं कि हम पहले भी शहीद के परिवार के साथ थे, हैं और ताउम्र खड़े रहेंगे। सिंहू पंचायत के पूर्व प्रधान बिंदु राणा ने बताया कि शहीद के घर के बाहर जहां शहीद के नाम पर बस स्टॉप का बोर्ड खराब हो गया था, वहां नया बोर्ड लगाया गया है। उन्होंने कहा सरकार ने शाहपुर कॉलेज का नामकरण शहीद संजीवन राणा के नाम पर करने की घोषणा की थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके लिए अब स्थानीय ग्रामीण संघर्ष समिति का गठन करने जा रहा है। आज से 5 साल पहले यहाँ के हमारे भाई जी हैं जो शहीद संजीवन राणा जी, जो पठानकोट एयरबेस में शहीद हुए थे। आज जो एयरबेस पठानकोट में बचा हुआ है वो उनकी बदौलत बचा हुआ है, और उनके साथी उनके भाई जगदीश जी भी हैं, जिनका सहयोग रहा है, जिन्होंने जो है उन मिलिटेंटों को मार गिराया, खुद देश के लिए कुर्बान हो गए। उसके उपलक्ष्य पे ये जो है रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बसें नहीं रुकती हैं। इसके लिए फिर हमने अपने छोटे भाई कार्निक पाधा से संपर्क किया और इनको हमने बोला कि यहाँ एक बोर्ड लगना चाहिए और एक लाइट लगनी चाहिए। तो उस उपलक्ष्य के ऊपर हमने यहाँ आज लाइट लगवाई है, जिसका उद्घाटन हमने शहीद संजीवन राणा की पत्नी श्रीमती पिंकी राणा से करवाया है विधिवत पूर्वक। बिल्कुल सरकार ने वायदे किए थे, वो सारे वायदे जो है खोखले हुए हैं। उन्होंने वायदा किया था कि हम जो हमारा जो ये शाहपुर का कॉलेज है उसका नाम जो है शहीद संजीवन राणा के नाम से रखेंगे, और आज दिन तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ। उसके लिए हम जो है एक संघर्ष समिति बना रहे हैं और आज भी संघर्ष करेंगे और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे।
हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।